राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे और आज इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग भक्ति काल का समापन करने वाले हैं। हम लोग सारी जो इसमें काव्य धाराएं हैं हमने सबको देख लिया है। सगुण निर्गुण पूरा कंप्लीट हो चुका। सगुण में हमने कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा देखा। निर्गुण में संत काव्य और सूफी काव्य हमने देख लिया। अब कुछ बचा है भक्ति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां एवं कवि। जो भक्ति काल के अन्य कवि हैं, रीति काल से कुछ पहले आते हैं और भक्ति काल के अंतिम समय में। तो उनमें से कुछ को हम देखेंगे। सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है जिनको आपको ध्यान देना है, तो मैं बताती रहूँगी, आप उन्हीं पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक। और 21 क्लासें हो चुकी हैं मुझे लग रहा है, अब तक 22वीं क्लास होगी ये। तो क्लास आप सभी के यहाँ शेयर कीजिए, और अब तक आप पीछे की क्लासें ना देखे हो तो प्लेलिस्ट बना दी गई है गोविंद पांडे बुक रीडिंग के नाम से, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। भक्ति काल के अन्य कवि और प्रवृत्तियां। तो सबसे पहले दिया है वीर काव्य। सन 1454 ईस्वी में श्रीधर कृत रणमल छंद डिंगल में ऐतिहासिक चरित्र काव्य का प्रथम ग्रंथ है। तो रणमल छंद के लेखक श्रीधर हैं, और रणमल छंद की विशेषता क्या है कि ये डिंगल में ऐतिहासिक चरित्र काव्य का पहला ग्रंथ है। तो ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ध्यान देंगे। लेकिन ये पूछ सकता है रणमल छंद के रचनाकार श्रीधर है। ठीक, आगे आइए आप अगले देखते हैं पेज पे क्या दिया है। रणमल छंद में ईडर के राजा रणमल राठौर और पाटन के सूबेदार जफर खां के युद्ध का वर्णन 70 छंदों में निबद्ध है। तो जो श्रीधर ने रणमल छंद लिखा है उसमें ईडर के राजा रणमल थे, रणमल राठौर थे और पाटन के सूबेदार जफर खां थे। तो इन्हीं के युद्धों का वर्णन 70 छंदों में निबद्ध है। इसके बाद हमारे सामने एक सारणी दी गई है कि भक्ति काल के अन्य वीर काव्य और कवि निम्नांकित है। हम ग्रंथ देखेंगे, कवि देखेंगे, वर्ष देखेंगे, छंद संख्या देखेंगे और विषय वस्तु देखेंगे। तो जैसे इसमें विजयपाल रासो को रखा गया है, जो नल सिंह ने लिखा है 1543 में। इसमें 42 छंद हैं और विजयपाल और पंग का युद्ध वर्णन है। तो विजयपाल रासो, नल सिंह। इसके बाद है विरुद्ध छिहत्तरी। तो ये है दुरसाजी आढ़ा। 76 छंदों में नहीं पूछेगा, इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ। ठीक, ये नहीं पूछेगा आपसे, ये ध्यान देना है। इसके बाद राड़ा रासो है दयाराम का, ये भी नहीं पूछेगा। रतन रासो ये भी नहीं पूछेगा, पर ध्यान दे सकते हैं रतन रासो को कुंभकर्ण नाम के कोई कवि हुए, वही लिखे 1624 ईस्वी में। हाँ, इसके बाद आप क्याम खां रासो को ध्यान दे सकते हैं। न्यामत खां जान कवि ने लिखा है 1634 में। क्याम खां चौहान के वंशजों का युद्ध वर्णन है। तो क्याम खां रासो न्यामत खां जान कवि ने लिखा है 1634 में। तो विजयपाल रासो ध्यान देना है, और रतन रासो कुंभकर्ण का, और क्याम खां रासो न्यामत खां जान कवि का। क्लियर? आगे आइए। अब आपको देखना है प्रबंधात्मक चरित्र काव्य। क्या देखेंगे? प्रबंधात्मक चरित्र काव्य। सन 1354 ईस्वी में जैन कवि सुधारु अग्रवाल द्वारा रचित प्रद्युमन चरित हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य है। तो भक्ति काल की जब मैंने क्लास कराई थी तो आपसे ये प्रश्न पूछा था कि प्रद्युमन चरित के रचनाकार बताइए। तो कौन है? सुधारु अग्रवाल हैं। ये ध्यान देंगे आप। सुधारु अग्रवाल क्या हैं?
तो जैन कवि हैं और यही लिखते हैं प्रद्युमन चरित 1354 में, जो हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य है। आगे दिया है भक्तिकालीन अन्य प्रबंधात्मक चरित काव्य निम्नांकित है। जैसे पंच पांडव चरितरास दिया है शालिभद्र सूरी का, इसकी भाषा भ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। गौतम रास दिया है, इसकी भी भाषा भ्रंश प्रभावित है पर लेखक का नाम नहीं दिया है। हरिचंद पुराण दिया है, जाखू माड़ियार की भाषा ब्रज है। कुमारपाल रासो देव प्रभु का है राजस्थानी हिंदी में, और कान्हड़ देव प्रबंध है पद्मनाथ का राजस्थानी हिंदी में। तो ये भी नीचे का चारों नहीं पूछेगा, आपको केवल पंच पांडव चरितरास के रचनाकार ध्यान देना है, वही आपके शालिभद्र सूरी हैं और इसकी भी भाषा भ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। तो हमने प्रबंधात्मक चरित काव्य भी देख लिया। प्रद्युमन चरित आपको ध्यान देना है सुधारू अग्रवाल का। क्लियर? आगे आइए, अब हम देखेंगे नीति काव्य। सन 1486 ईस्वी में, कब? 1486 में पद्मनाथ ने सर्वप्रथम हिंदी में विशुद्ध रूप से नीति काव्य की रचना की। पद्मनाथ ने डूंगर बावनी शीर्षक से नीति काव्य की रचना की। इसमें कुल 53 छप्पय हैं। तो आपको डूंगर बावनी ध्यान देना है पद्मनाथ की। डूंगर बावनी पद्मनाथ की। पद्मनाथ ने सबसे पहले हिंदी में विशुद्ध रूप से नीति काव्य की रचना की। यही डूंगर बावनी लिखते हैं जिसमें 53 छप्पय हैं। आगे आइए, भक्तिकालीन अन्य नीति काव्य और नीतिकार दिखाते हैं। तो नीतिकार में ठाकुर सिंह हैं। ठाकुर सिंह दो लिखते हैं, एक तो कृपण चरित और दूसरा पंचेंद्री बेली। तो ये नहीं पूछा जाएगा, नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर छिहल है, ये लिखते हैं पंच सहेली और बावनी। फिर देवीदास है, ये राजनीति के कवित्व लिखते हैं, और जमाल है, ये जमाल दोहावली लिखते हैं। तो इनमें से किसी की रचना नहीं पूछेगी, बस आपको यही ध्यान देना है कि ये सब नीतिकार हैं भक्तिकाल के। ठाकुर सिंह हो गए, छिहल हो गए। छिहल को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। छिहल पंच सहेली लिखे हैं और नीतिकार हैं। देवीदास और जमाल भी नीतिकार हैं। आगे आइए, इसके बाद आते हैं उदयराज। उदयराज को दूहा ये लिखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। बान कवि हैं, इनकी भी रचना इंपॉर्टेंट नहीं है। काल चरित्र। वाजिद है, दादू के शिष्य माने जाते हैं, इनकी भी रचना है। ग्रंथ प्रेमनामा, ग्रंथ गरजनामा, साखी वाजिद, नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, बनारसी दास जैन हैं, इनकी रचना इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। जैसे नवरस पदावली लिखते हैं, तो ये तो नहीं पूछा जाएगा। समय सार नाटक, इनका समय सार नाटक आपको ध्यान देना है। समय सार नाटक बनारसी दास जैन का। इनका बनारसी विलास ध्यान देना है, और अर्ध कथानक तो इनका प्रसिद्ध है। भाषा सुक्ति मुक्तावली भी ध्यान दे सकते हैं, पर उतनी खास नहीं है। विशेष रूप से आपको 3 ध्यान देना है, बनारसी दास जैन का, समय सार नाटक, बनारसी विलास और अर्ध कथानक। इसके बाद राज समुद्र आते हैं, जो शालिभद्र चौपाई लिखते हैं और गज सुकुमाल चौपाई लिखते हैं। प्रश्नोत्तर रत्नमाला लिखते हैं, करम बत्तीसी लिखते हैं, सील बत्तीसी और बाला व बोध। तो इनकी भी कोई रचना उतनी खास है नहीं। कुशल वीर हैं, कुशल का भी खास नहीं है। भोज चौपाई, सीलवती रास, करम चौपाई, वर्णन संपुट, ये बिल्कुल बकवास है। तो रचना आपको केवल ध्यान देना था बनारसी दास जैन का, इनकी आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना था।
आपको बस बनारसी दास जैन की रचना ध्यान देनी थी, 3 ठो दिख रहा होगा आप सभी को। चलिए आगे आते हैं, हम आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे दिया है अकबरी दरबार का काव्य। कुछ अकबर के दरबारी कवि थे, वो भी काव्य रचना करते थे, तो उनको भी हमें देखना है। तो भक्ति काल के दरबारी कवियों का काल क्रमानुसार विवरण निम्न है। सबसे पहले दिए हैं टोडरमल, जन्म 1493, निधन 1589 में। इनके ग्रंथ नहीं मिलते हैं, कुछ फुटकल छंद मिलते हैं। फिर नरहरि महापात्र, जन्म 1505, निधन 1607। इन्होंने लिखा है रुक्मणी मंगल, छप्पय नीति, कवित्त संग्रह, जो कि नहीं पूछा जाएगा। फिर बिरबल ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा उपनाम दिया गया था, बिरबल हैं। 1528 में जन्म, 1583 में निधन। कुछ फुटकल छंद इनके भी मिलते हैं। तानसेन हैं, 1531 में जन्म, 83 में निधन। ये संगीत सार लिखे हैं, रागमाला लिखे हैं, गणेश स्तोत्र लिखे हैं। तो तानसेन की आपको रागमाला ध्यान देनी है। तानसेन के बचपन का नाम तन्नू था। तो तानसेन तुलसीदास से केवल 1 साल ही बड़े थे और इन्होंने रागमाला लिखा है। तो रागमाला किसकी रचना है? तानसेन की, आपको ध्यान देना है। इसके बाद आते हैं गंग कवि, जिनका पूरा नाम था गंगा प्रसाद। तो गंग कवि का जन्म 1538 में, निधन 1617 में। गंग पदावली लिखे हैं, गंग पच्चीसी लिखे हैं, गंग रत्नावली लिखे हैं। तो इनकी रचना नहीं पूछेगा, गंग गंग लगाई है, पर ध्यान देना है अकबर के दरबारी कवि थे ये भी। फिर पृथ्वीराज आते हैं, इनका जन्म 1549 में, निधन नहीं दिया है। तो इनकी रचना आपको केवल एक ध्यान देनी है पृथ्वीराज की, बेली कृष्ण रुक्मरीढ़ी। केवल इतना ही दे के पूछ देता है कि बेली कृष्ण रुक्मरीढ़ी किसकी है? तो कवि पृथ्वीराज की। बाकी इनकी कोई आपको ध्यान नहीं देना है। हाँ, रहीम दास है, इनका ध्यान देना है आपको सब कुछ। तो रहीम दास, इनका जन्म हुआ था 1553 में, निधन 1626 में। इनकी रचना है दोहावली, बरवे नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेल कौतुकम, श्रृंगार सोरठा, रास पंचाध्यायी। तो ये रहीमदास की रचना है। दोहावली, बरवे नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेल कौतुकम, श्रृंगार सोरठा, रास पंचाध्यायी। तो रहीमदास को हमने देखा। तो इतने में से आपको रचना किसकी किसकी ध्यान देनी थी? ये आपको ध्यान देना था, सभी अकबर के दरबारी कवि हैं। टोडरमल, नरहरि महापात्र, बीरबल, तानसेन, गंग, पृथ्वीराज, रहीमदास। पर रचना आपको ध्यान देना था तो मैं बता दे रही हूँ कौन कौन सी रचना आपको ध्यान देनी थी। एक आपको ये रागमाला ध्यान देना था तानसेन का, और एक बेली कृष्ण रुक्मणीरी, केवल यही 2 ध्यान देना था। ठीक, आगे आइए। आगे दिया है कि कवि गंग बिरबल के बाल सखा तथा रहीमदास की विशेष कृपा पात्र थे। तो गंग बिरबल के क्या थे? बाल सखा थे, और रहीमदास के विशेष कृपा पात्र थे। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा, जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। तो कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा, जिस कारण नूरजहां जो थी उनको ईर्ष्या हुआ और हाथी से गंग को कुचलवा दी। तो गंग का जो अंतिम छंद है वो यही है। क्या है? कबहु न भड़ुआ रन चढ़े, कबहु न बाजी बम्ब, सरस सभा ही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग,
तो ये कवि गंग का छंद है। कबहु न भड़ुआरन चढ़े, कबहु न बाजी बम्ब, सरस सभाहि प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। आगे आइए। भिखारी दास ने गंग के बारे में लिखा है, जो कि बहुत चर्चित है। लिखा है कि तुलसी गंग दुओ भय, सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। तो ये पंक्ति देके पूछता है किसने लिखा है, तो भिखारी दास ने। आगे आइए, रहीम दास को थोड़ा विस्तृत में देख लेते हैं। रहीम दास का मूल नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। क्या था मूल नाम? अब्दुल रहीम खान खाना। इनकी रचनाओं की खोज सर्वप्रथम भरतपुर के माया शंकर याज्ञिक ने किया। रहीम दास की रचनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है। तो दोहावली है सबसे पहले, इसमें छंद संख्या 300 है, भाषा ब्रज है और विषय नीति के दोहे हैं। फिर नगर शोभा है, इसमें 144 छंद है, भाषा ब्रज है और विभिन्न जाति की स्त्रियों का वर्णन है। फिर श्रृंगार सोरठा है, इसमें छंद 6 हैं, भाषा ब्रज है, विषय श्रृंगार है। मदनाष्टक है, इसकी भाषा खड़ी बोली है। तो ये पूछता है मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली, कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। बरवे नायिका की भाषा अवधि में नायिका भेद का निरूपण है। तो रहीम की 5 रचनाएं दी गई हैं। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा। तो दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा ये तीनों ब्रज में हैं, पर मदनाष्टक और क्या है ये खड़ी बोली में है और बरवे नायिका भेद अवधि में है। तो इनकी रचनाओं की भाषा भी आप ध्यान देंगे। आगे देखिए दिया है, बरवे नायिका भेद अवधि भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। तो अवधि भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ बरवे नायिका भेद। इसकी रचना संस्कृत के भानु दत्त की रसमंजरी के आधार पे हुई है। फिर देखिए रहीम दास का एक ज्योतिष ग्रंथ दिया है, जो कि सुपर मोस्ट है। रहीम दास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेल कौतुक जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। तो रहीम का ज्योतिष ग्रंथ खेल कौतुकम जातकम, इसकी भाषा संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है रहीम के बारे में, जो कि कथन एग्जाम में आ चुका है, बहुत मोस्ट है। शुक्ल लिखते हैं कि रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। तो शुक्ल जी ने लिखा है कि रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। तो ये कथन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इस कथन को ध्यान देंगे। और इस इंपॉर्टेंट कथन के साथ ही हमारा भक्ति काल समाप्त होता है और रीति काव्य शुरू होता है। तो कुछ यहाँ पे रीति काव्य दिया है, इनको हम देख लेते हैं, फिर रीति काल पे आ जाएंगे। ठीक, सीधे यहाँ से हम पढ़ेंगे अगली क्लास से। तो ये थोड़ा बहुत छुटपुट दिया, इसको पढ़ लिया जाए। रीति काव्य में तो दिया है कि हिंदी की रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि कृपाराम है। तो रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से प्रथम कवि कृपाराम। सन 1541 ईस्वी में कृपाराम ने दोहा छंद में हित तरंगड़ी नामक रीति काव्य की रचना की। यह 5 तरंगों में विभक्त है।
तो कृपाराम ने हित तरंगड़ी कब लिखा? 1541 में। कितने तरंगों में है? 5 तरंगों में। हित तरंगिणी ब्रज भाषा में रचित हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। तो हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ हित तरंगिणी। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सतसई परंपरा का हिंदी में पहला ग्रंथ हित तरंगिणी है, जो ब्रजभाषा में लिखा गया है 1541 में। आगे आइए। भक्ति काल के अन्य प्रमुख रीति निरूपक कवि निम्नांकित हैं, जैसे सुंदर कवि राय हैं, इन्होंने सुंदर श्रृंगार लिखा है। न्यामत खाजान कवि हैं, ये रसकोश, कवि वल्लभ, श्रृंगार तिलक और रसमंजरी लिखते हैं। बलभद्र मिश्र हैं, इन्होंने सिखनख लिखा है, बलभद्री व्याकरण लिखा है, गोवर्धन सतसई लिखा है, हनुमान नाटक लिखा है, दूसर विचार लिखा है। मोहनलाल मिश्र हैं, इन्होंने श्रृंगार सागर लिखा है, और मुबारक हैं जिन्होंने तिलक शतक और अलग शतक लिखा है। तो तिलक शतक तो मैं हाल ही में क्लास में पूछी थी कि किसकी रचना है? मुबारक की। तो आपको बस ध्यान देना है इसमें से मुबारक की रचना है, बाकी किसी की नहीं। ठीक, बाकी हनुमान नाटक हृदय राम का ध्यान देना है, बलभद्र मिश्र का नहीं। तो इनमें से आपको केवल मुबारक की रचना ध्यान देना है, तिलक शतक और अलग शतक। अन्य कवि में देख लीजिए नरोत्तम दास। इनका जन्म सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे में हुआ था। नरोत्तम दास का जन्म सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे में। नरोत्तम दास की प्रमुख कृतियां निम्नांकित हैं, जैसे सुदामा चरित, ध्रुव चरित, विचारमाला। तो सुदामा चरित और ध्रुव चरित मोस्ट है, केवल ये दोनों बहुत मोस्ट हैं, ध्यान देंगे। ठीक, सुदामा चरित खंड काव्य है नरोत्तम दास का, और ध्रुव चरित भी है। नरोत्तम दास कहाँ थे? सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे के। तो इनकी दो रचनाएं सुपर मोस्ट हैं, पूछी जाती हैं, सुदामा चरित और ध्रुव चरित। विचारमाला भी ध्यान दे देंगे, बट उतनी खास नहीं है ये। तो इस प्रकार से हमने पूरी तरह से इसका क्या कर दिया? समापन कर दिया। और कल हम आ जाएंगे रीतिकाल पे। कल से हमारा क्या शुरू हो जाएगा? रीतिकाल। रीतिकाल खत्म करते ही हम आधुनिक काल में एंट्री कर जाएंगे, आधुनिक काल में आ जाएंगे। बहुत वो दिलचस्प है आधुनिक काल, तो और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। भारतेंदु पढ़ेंगे, द्विवेदी पढ़ेंगे, छायावाद पढ़ेंगे। तो बहुत जल्दी ये सब आपका खत्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पेपर से पहले ही हम पूरा रिवीजन कर लेंगे। उधर प्रैक्टिस भी हमारी पेपर से पहले ख़त्म हो जाएगी सब, और इधर ये हमारा जो नोट्स की तौर पे चल रहा है ये बुक, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो कोई कसर नहीं छूटेगा पेपर के लिए। बस अब नौकरी लेना रहेगा आप लोगों को। मन लगा के पढ़िए। क्लास कैसी लगी आप सभी कमेंट में बताइएगा। कोई डाउट हो पूछ सकते हैं, कोई सुझाव हो वो भी दे सकते हैं। फिर हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। प्रतिदिन ये क्लास 10 बजे आपको हमारे चैनल पे मिलती है। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।